नमस्कार। आज बेबाक लाइफ में आपका स्वागत है। 8:30 बजे आज मैं प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सवेरे का समय है और आज जो खबरें हैं वो है तारापुर और कुशेश्वर स्थान का जो चुनाव है जी परवाने पर है बिहार में। उसके अलावा और भी कुछ समाचार मैं आपको बताऊंगा। तो आज पूरे देश में 3 लोकसभा और 30 विधानसभा विभिन्न राज्यों में उसका चुनाव होना है। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 2 उपचुनाव हैं। दोनों उपचुनावों में जो प्रतिनिधि चुनकर आए थे 2020 के चुनाव में, महेश्वर हजारी और मेवालाल चौधरी, जिनकी मौत हुई थी कोरोना से, उनकी जगह पर यह चुनाव है। वैसे उपचुनाव एक प्रक्रिया होती है विधानसभा के सीटों को भरने की, मगर बिहार में जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान है उसको लेकर सियासत गर्म है, लोगों के बीच चर्चा का विषय है। और इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। कहां कहां चुनाव होने हैं मैं वो बता देता हूं। पूरे देश में जितने भी चुनाव हैं 30 सीटों में ज्यादातर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। बिहार में दोनों सीट पर एनडीए और आरजेडी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उम्मीदवार खड़े किए हैं दोनों जगहों पर। परिणाम क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, मगर यहां मुकाबला लोग कहते हैं कि एनडीए और आरजेडी के बीच। चूंकि अभी चुनाव शुरू हो गए हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या स्थिति है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये जनता के जनता पर ये डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा। मगर दिलचस्प मुकाबला, इस मुकाबले को लेकर क्या है वो भी मैं बताऊंगा। लोकसभा की जो 3 सीटें हैं भारत में, वो है दादर और नगर हवेली, और विधानसभा जिसमें 30 में 5 असम में है जो उपचुनाव है, 4 पश्चिम बंगाल में है, एमपी हिमाचल और मेघालय में 3-3 है, बिहार कर्नाटका और राजस्थान में 2-2 हैं, आंध्र प्रदेश हरियाणा महाराष्ट्र मिजोरम नागालैंड और तेलंगाना में 1-1 है। ये मिलाकर 30 सीटें हैं। और बिहार में तो मैंने बता ही दिया कि 2 है। चुनाव सभी जगहों पर शुरू हो गया होगा। ये चुनाव एक मायने में पार्टियों को आत्ममंथन करने का एक प्रयास है कि कौन किसमें कितना दम है, आगे के चुनाव में क्या रणनीति होगी वो होगा।
मगर जहां तक बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान की बात है, इसमें तरह तरह की बातें हो रही। चुनाव है, एक नॉर्मल प्रक्रिया में 2 सीट है और 2 सीट से किसी की न सरकार बनने वाली है और न किसी की सरकार बिगड़ने वाली है। मगर यहाँ जिस तरह से बातें हो रही हैं कि इस चुनाव के बाद ये सरकार बदल जाएगी, इनकी सरकार बन जाएगी, ये राजनीति है। ये आगे क्या होगा ये नहीं कह सकता, मगर अभी के परिप्रेक्ष्य में ये जिस तरह की बातें चल रही हैं कि वर्तमान सरकार नहीं रहेगी, और इसी बीच लालू प्रसाद की एंट्री हुई है। लालू प्रसाद ने जिस तरह से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अपनी सभा की है, 6 वर्षों के बाद इस तरह से वो मैदान में उतरे हैं, उसको लेकर उनके दल में उत्साह जरूर है। और लालू और प्रसाद पहले की तरह जिस तरह से प्रेस से बात करना हो, लोगों से मिलना हो, तो लालू प्रसाद उस अंदाज में दिखते हैं। मगर बहुत अभी जो उनकी बातचीत होती है, पहले जो बात करते थे उससे कुछ अलग दिखता है। लव कुमार मिश्रा जी लिखते हैं, अल्टीमेटली इट टर्न इनटू लालू वर्सेस। आपकी बात सही है, ये चुनाव लालू वर्सेस नीतीश होता ही है। तेजस्वी को लेकर लालू यादव उत्साही जरूर है कि तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव को बहुत ही शानदार तरीके से लड़ा और तेजस्वी इमर्ज हुए हैं, तेजस्वी यूथ में इमर्ज हुए हैं। और लालू प्रसाद के आने से उनको पॉलिटिकल गणित, राजनीतिक समीकरण जो है उसमें कुछ सहायता उनसे मिल सकती है, ये बात सही है। मगर लव कुमार मिश्रा जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप ये बताएं कि 2 सीट से क्या सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, क्या जनता दल यूनाइटेड में टूट हो जाएगा और तेजस्वी सरकार बना देगी? तो ये सारी बातें अभी भविष्य के गर्भ में है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स में, राजनीति में हर एक चीज होता है, चाहे वो हम पार्टी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। इनका ये जो बयान आता है, उस बयान में मान लिया उनका कोई बयान आया कि मैं, मान लिया लालू के बारे में बोल दिया, लालू बड़े नेता है, उस पर होने लगता है कि टूटेगा ये, ऐसा अभी मुझे नहीं दिखता है। ये चुनाव के बाद की राजनीति है और बहुत आसान तरीका नहीं है कि वो सरकार बन जाएगी और सरकार बिखर जाएगी। चुनाव में विकास का मुद्दा होना चाहिए, मगर जिस तरह से गणित बैठाए जा रहे हैं, ये नहीं बैठाया जा रहा है कि कहाँ रोड बना और कहाँ रोड नहीं है, कहाँ बिजली है, कहाँ बिजली नहीं है। वहां पर ये हुआ कि इतने जाति का कि इतने लोग यहाँ हैं कि इकट्ठे, इतने जाति के लोग इनके साथ हैं, ये जाति उनके साथ जाएगा। तो ये पूरी तरीके से ये चुनाव बिहार का जात पात पे सिमट कर आ गया है। मगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान का चुनाव रोचक जरूर हो गया है। रोचक होने का की वजह है कि पूरी एनडीए एक साथ है। महागठबंधन में सोची समझी अगर रणनीति है तो ये नहीं कर सकता, मगर थोड़ा बिखराव दिखा है कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने से। इस पर भी मैं बात करूंगा। कांग्रेस
कि प्रदेश इकाई कहती है कि हमारा गठबंधन टूट गया, केंद्रीय इकाई जो है उनके तरफ से ये टूटने की संभावना दिखती है। नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ये कहा, कुछ नहीं कहा कि गठबंधन टूटा या न टूटा। इसी बीच लालू यादव कहते हैं कि हमारा, अगर हमें भाजपा से लड़ना है तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा माध्यम है विपक्ष की प्लेटफॉर्म का, वो ऐसी कोई बात नहीं है। भक्त सोनिया गांधी उनको फोन करती हैं और उनका हालचाल लेती है, लालू पब्लिकली बोलते हैं, और भक्त चरण दास जो कांग्रेस के प्रभारी है वो पब्लिकली इसको खारिज करते हैं, मगर खारिज करते। इसी बीच लेफ्ट पार्टी के सारे विधायक कल लालू प्रसाद से मिलने आते हैं और ये कहते हैं कि गठबंधन हमारा और मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के परिणाम के बाद, अगर कांग्रेस की स्थिति कुछ इस स्थान में पहले से गिरी तो ये नेतृत्व जो है, वर्तमान कांग्रेसी नेतृत्व की, ये हार होगी। और अगर पॉलिटिक्स में खुदा ना खास्ते जीतने की स्थिति आती है तो उनका मनोबल बढ़ेगा, और इसी दोनों चुनाव पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस का जो प्रदेश इकाई है, अगर उन्होंने प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और उनका वोट परसेंटेज अगर बहुत बढ़ता है तब कोई आगे बात होती है। मगर ये तय है, जैसा मुझे लगता है, कांग्रेस के बंधु जो सुन रहे होंगे उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए कि चुनाव के बाद कोई समीकरण बदलेगा, या तो कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन रहेगा या फिर कोई तीसरा गठबंधन बनेगा या फिर क्या होगा। मगर अभी सरकार इस पर क्या होगी, गिरेगी जाएगी, ये आने वाली बात है। लव कुमार मिश्रा लिखते हैं, लालू जी ने कल एक बयान दे दिया कि जेडीयू में भगदड़ होगा, सरकार गिर जाएगी। चुनाव के एक दिन पहले रणनीति के तहत कंफ्यूज करने के लिए, ये चुनाव में बहुत तरह की बातें होती हैं। चुनाव में मैंने भी देखा है कि चुनाव की एक रात समा बदल जाती है, कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसको लेके कुछ फर्क जरूर पड़ता है। तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस और लालू प्रसाद जी की पार्टी आरजेडी, लेफ्ट पार्टी जिस तरह है, मुझे नहीं लगता ये प्रदेश नेतृत्व ने जो किया है, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन है कि जिसके चलते कांग्रेस अकेले इस मैदान में चुनाव लड़ने की स्थिति में है। जबकि लोकसभा का चुनाव अभी विलंब है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है जो बहुत महत्वपूर्ण है देश के चुनाव के लिए। प्रियंका गांधी अकेले, वहां भी अपना हवा बंद बनाया जा रहा है कांग्रेस का, और यहाँ भी अकेले ही वाली बात है। तो अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होता और यहाँ भी उसी टर्न पर लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता, तो नहीं हो रहा है, तो आने वाले अन्य चुनाव में कांग्रेस इतनी मजबूत होकर नहीं उभरेगी जिसके चलते वो चुनाव अकेले लड़ेगी। अब चुनाव गठबंधन के हिसाब से ही लड़ा जाता है। जिस तरह एनडीए में कितने गठबंधन, कितने लोग हैं उसमें, कितने दल हैं उसमें, तो ये राजनीति भारत की एक अलग हो गई है। सुस्मित नाथ लिखते हैं हांगकांग से
कन्हैया कुमार बिहार के सिद्धू निकलेंगे। आपने जो लिखा है कि कन्हैया कुमार जिस तरह आपकी सोच कुछ ठीक है। इस कन्हैया कुमार को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है कांग्रेस ने, जिग्नेश भवानी और हार्दिक पटेल को, इससे यह लगता है कि बिहार में कांग्रेस के पास कोई ऐसा स्टार और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी जुबान से, जिसकी आवाज से राजनीति की दिशा मुड़े और कांग्रेस मजबूत हो। ये तो यहाँ के बैठे हुए जो नेता हैं, ये जितने नेता हैं, जो लोग बोलते भी हैं, अच्छा बोलते हैं, वो जब कन्हैया कुमार बोलते हैं तो मंच से बैठकर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उन्हें बोलने का बहुत कम मौका मिलता है और कन्हैया कुमार ने जो जिस तरह का भाषण करते हैं तो उससे तालियां बजती हैं, तालियां बजती। भाषण में तालियां बजना, भाषण में भीड़ होना, ये पैमाना नहीं है किसी पार्टी को मजबूत दिखाने का। पैमाना है किस तरह आपने 5 वर्षों तक जनता की सेवा की, ये सरकार के तरफ जाता है। किस तरह आपने जनता, विपक्ष के लिए जनता के परेशानियों को सरकार के सामने उठाया है, उसके लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए सड़कों। तो ये ऐसा मैं बता रहा हूं कि चुनाव के बाद ये दोनों जगहों के चुनाव, ये एसिड टेस्ट किया होगा कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को लाके। इनके लाने के बाद क्या होता है जरा देखा जाए, किस तरह से ऊर्जा आती है कांग्रेस में, देखा जाए तो इस तरह से कांग्रेस में ऊर्जा नहीं आती। और कांग्रेस के जो अच्छे नेता हैं इस चुनाव के बाद कन्हैया को लेके जरूर कांग्रेस पार्टी में एक विरोध के स्वर लहराएंगे और कुछ होगा। तो चलिए, अब कन्हैया कुमार को एक मंच मिला है, लेफ्ट से राइट में मंच मिला है और कन्हैया कुमार लगे हुए हैं। कन्हैया कुमार के सामने कांग्रेस से अच्छा कोई पार्टी नहीं है, ये वो जनता को भी बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कन्हैया कुमार का इशू क्या होता है। मगर आज का जो चुनाव शुरू हो गया होगा, कड़ाई चारों तरफ सुरक्षा के बड़े प्रबंध किए गए हैं और निष्पक्ष चुनाव की को लेकर प्रशासन भी सजग है। चंदन खोजकवे जुड़े हैं, बहुत अच्छा। तो ये मैंने बताया। और जो 14 राज्यों में चुनाव है, उसके 2 नवंबर को जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो पता चलेगा कि बीजेपी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है या घटा है, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ा है या घटा है। ये सारा ये आकलन होगा। इससे न केंद्र सरकार को कोई बहुत परेशानी है, न बिहार में राज्य सरकार को कोई बहुत परेशानी है। बिहार में 2 ही फैक्टर है। बीजेपी जो 3 कोण में जो 2 कोण मजबूत है वो सरकार बनाती है, और जो 2 कोण मजबूत है उसके टूटने के आसार बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मगर आगे देखिए क्या होता है। लालू जी आते आते अपना बयान दे रहे हैं और अपने को राष्ट्रीय नेतृत्व में लाने की, अब वो कहते हैं कि तेजस्वी हमारे मन के अनुरूप उन्होंने काम किया है और अकेले लड़ाई लड़ी है और मैं बाहर था। तो रिपोर्टर सब पूछते हैं आपकी भूमिका, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पैमाने पर मेरी भूमिका उसी तरह रहेगी जिस तरह हमेशा रहती थी। अब आगे आने वाले दिनों में देखिए कि राष्ट्रीय राजनीति में लालू प्रसाद की क्या भूमिका होती है। मगर हाँ, ये बात तय है कि लालू प्रसाद अभी भी जनता के बीच जिस कारण से भी लोकप्रिय दिखते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार के विकास का
पैमाना और लालू प्रसाद के जो गरीब शोषित दलित जो होते हैं उनका क्या पैमाना होता है, ये तो चुनाव के परिणाम में बता देगा। मगर चुनाव दिलचस्प बना दिया गया है नहीं, चुनाव दिलचस्प बना दिया गया है। तरह तरह की बयान, कभी मुख्यमंत्री के तरफ से, कभी लालू प्रसाद की तरफ से, कभी भगचोंदर बोला गया भगचरण दास को, उसको लेके भगचोंदर चारों तरफ फैलता चला गया। लालू यादव ने कहा कि वो भगचोंदर वाला आप लोग ने सुना ही होगा। उसके नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद क्या कर सकते हैं, हमको वो गोली ही मरवा सकते। यानी उनके कहने का ये मतलब था कि मैं जब तक जिंदा हूँ, ये समझने की बात है, तब तक लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स मैं नहीं चलने दूंगा, ये उनका कहना। मगर अर्थ दूसरा लगाया जाता है। अर्थ ये था उनका कि जब तक मैं जीवित हूं लालू यादव नहीं आ सकते। अगर हमें गोली ही मार देंगे तभी कोई उपाय है। ये एक मजाक का सिलसिला था। कभी विसर्जन की बात लालू करते हैं, उसे ये करने के लिए फिर विसर्जन की दूसरी कहानी कहते हैं। तो इस तरह से ये चुनाव है। देखिए आज चुनाव में कितने परसेंटेज वोट गिरते हैं और नतीजा क्या होता है, ये देखने की बात है। और दूसरी एक खबर है, बिहार ने फिर से मांगा विशेष राज्य का दर्जा। ये सारी बातें जब आती है सुष्मिता, बाईपोल के रिजल्ट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसमें एंटी इनकम्बेंसी काफी बड़ा फैक्टर होता है और अक्सर रूलिंग पार्टी इससे नेता ये सुष्मिता, मैंने तो कहा ही है इस बाय इलेक्शन एक प्रक्रिया है सीटों को भरने की, कोरम पूरा करने की विधानसभा की और लोकसभा में के जो सदस्य हैं वहां के जनता का काम बाधित न हो, उसको लेके चुनाव होता है। इस चुनाव से सरकार पर के गिरने और बनने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और सरकार के कामों की अगर आलोचना होती है तो ये उस सरकार के खिलाफ कुछ जाता है। और अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो वहां की जनता वोट देती है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जगदीश ओझा सर लिखते हैं, बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव पर दीपक के बेबाक विजय। उनके अनुसार इन उपचुनाव से राजद और एनडीए में सीधा मुकाबला है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस चुनाव में आने से चुनाव दिलचस्प हो गया। देखिए सर, चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहता है और आज किस तरह से मीडिया आ गया है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आप सोशल मीडिया में है, पोर्टल्स हैं, अखबार हैं, जिस तरह से इसको रोचक बनाया जा रहा है, रोचक हो गया है। आज ये इन्होंने ऐसे कहा, आप ऐसे कहा, उन्होंने ये कहा, इतनी भीड़ आई, लालू आए, ये दिन भर चलता रहता है। तो ये चुनाव रोचक होता है। और चुनाव का जो पैमाना है, परिभाषा है और पैमाना है, वो बदल गया है सर। पहले जब चुनाव हुआ करता था तो चुनाव से 1 महीना पहले पार्टियां तैयार होती थी कि हाँ अब हमें चुनाव में उतरना है और हमें ये बनाना है, वो बनाना है। मगर अब आपने देखा होगा सर, जब से एनडीए की सरकार आई है, चुनाव तो सालों भर होता है और चुनाव होने से 5 महीने पहले, 4 महीना पहले से पूरी तरह से चुनावी माहौल से पाट दिया जाता है उस राज्य को और पूरे देश को। तो आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव में विशेष ज्यादा खर्च होता है? अभी मैं बता रहा हूँ, अब मैं बंगाल में देख रहा हूँ, बिहार में भी मैंने देखा, इधर मैं देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूँ। अभी चुनाव में 2 महीने से ऊपर है, मगर चुनाव का समय अभी से ही लगता है। कभी प्रियंका गांधी की रैली हो रही है, कभी अखिलेश सिंह रैली कर रहे हैं, कभी गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आता है, कभी
यानी इस तरह की बातें जो हो रही हैं, ये हम लोग पहले नहीं देखते थे। हम लोगों ने देखा कि चुनाव का जब नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद चुनाव प्रचार में तेजी आती थी। श्वेता सुमन जो जुड़ी, प्रचार में तेजी आती थी, कन्वासिंग करते थे लोग, डोर टू डोर कैंपेन करते थे। तब वो कभी हेलीकॉप्टर, पहले तो हेलीकॉप्टर बहुत कम उतरता था, अब तो हर आदमी, एक छोटा नेता भी हेलीकॉप्टर से आता है। तो सर ये समय बदल गया है, और अब चुनाव की परिभाषा है कि 5 महीना पहले से उस पूरे राज्य को झोंक दो, कोई विकास का काम नहीं होने दो, और 5 साल तक अपनी राजनीति, अपनी गोटी, अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रचार करो, करोड़ों खर्च करो, हेलीकॉप्टर में खर्च करो, बैनर में खर्च करो, पोस्टर में खर्च करो, साड़ी बांटो, ये सारी बातें दिखने लगी। तो ये लोकतंत्र के लिए एक नया प्रयोग हो गया। आप मानकर चलें कि कोई भी सरकार कहती है कि हम 5 साल के लिए आपका काम करने आए, मैं मानता हूं कि वो सरकार 4.5 साल की है। 5 महीने पूरी तरीके से लोग चुनाव में व्यस्त होते हैं और राज्य में कोई काम नहीं होता, बहुत डेवलपमेंट पर काम रुक जाता है, रोजगार की बातें नहीं होती है, और भी जो स्वास्थ्य की बातें नहीं होती हैं, ये बातें चुनाव की होती है। क्योंकि चुनाव है तो नेता हैं, चुनाव है तो सरकार है, इसलिए रोचक बनाने का ये भी तरीका है। और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पोर्टल है, प्रिंट मीडिया बहुत संभल कर दिखता है। अभी भी प्रिंट मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है, वो एग्जरेट नहीं करके प्रोटोकॉल के तहत इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को मानते हुए अखबार प्रिंट ने अभी तक अपने आप को दिखाया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार ने फिर मांगा विशेष राज्य का दर्जा। भाई इसके पीछे है क्या? बीच में विशेष राज्य का दर्जा मांगने का सिलसिला बंद हो गया था सरकार की तरफ से। तो क्या है, क्यों अभी चुनाव के समय विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया? ये भी चुनावी रणनीति है, हो सकता है इसका भी असर चुनाव पर पड़े। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रामचंद्र चंद्रा की अध्यक्षता में आई आयोग की टीम के सामने योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार को विशेष राज्य देने की मांग करते हुए कहा है कि बिहार की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती। विकसित राज्य की स्थितियां और बिहार की स्थितियां अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी। इनका कहना है कि हमारी सरकार से आने से 15 साल पहले से ही बिहार की राज्य की हालत खराब थी। झारखंड का बंटवारा होने के बाद स्थिति और बिगड़ी और बिना विशेष दर्जे के इसमें कोई बहुत बड़ा सुधार होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। बिहार जैसे राज्य संसाधनों की कमी है, इंडस्ट्री की कमी है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बहुत काम किया है। इससे ये जाहिर होता है कि सरकार जो है वो विशेष राज्य के दर्जे को से पीछे नहीं जाना चाहती, और इसका जो भी मुद्दा हो, आप देखेंगे कि क्या होने वाला है आगे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने के लिए ये था। और भी कुछ समाचार है। कल जैसे मैंने एक चीज देखा, भागलपुर में मंजूषा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें मंजूषा पेंटिंग्स और मंजूषा कला पर एक महोत्सव 1 सप्ताह का होता है।
गंगा सफाई साफ रहे, गंगा अविरल बहती रहे और गंगा के अविरल और स्वच्छ पानी को पर छेड़छाड़ ना हो, इस पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ये प्रोग्राम नृत्य नाटिका था और उसमें एक शिक्षाप्रद था कि आप गंगा को गंदा मत करो। उसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट थे जो बहुत ही लोगों को भाया, मुझे भी। और इस तरह के प्रोग्राम तो अगर आप चाहते हैं कि गंगा साफ हो, इसको जो यानी इसको युवा जो है, ये पूरा जो प्रोग्राम हुआ था नृत्य नाटिका युवाओं से लैस था और युवाओं को स्वच्छ गंगा की परिकल्पना और पारंपरिक आरती की उत्कृष्ट गीत और संगीत से दिखाया गया था। तो मुझे लगा कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और मैंने भी उसे देखा था, अच्छा लगा था। जितने भी कलाकार हैं वो सब बधाई के पात्र हैं और जिस तरह से इसे ये मंच मिला और लोगों ने देखा, लोगों ने समझा, तो इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ और अच्छा लगा। दूसरी ओर एक खबर छपी है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर मैं चर्चा करूँ। एक और है अंतिम। हाँ जी, अब आप खेल पर आइए। थोड़ा खेल का भी तो मजा लेना चाहिए ना। और इसमें हमारे बहुत सारे जो लोग जुड़ते हैं, बहुत ही दिलचस्प तरीके से खेल पर चर्चा चाहते हैं। मैंने खेल पर चर्चा, जैसा आप लगा कि T20 चल रहा है, आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है और हम पाकिस्तान से हार गए। ठीक है, खेल में हार जीत होता है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसे पाकिस्तान जीत से को हम हरा ही देंगे खेल में, या किसी टीम से हम कभी नहीं हारेंगे, ये कभी नहीं होता। भारतीय टीम अच्छा खेल रही है पूरे साल और एक मैच में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, तो चलिए हम उससे कुछ सबक सीखेंगे आने वाले टूर्नामेंट में। और आज जो मैच है न्यूजीलैंड के साथ है, लीग मैच हमारा, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान से हार चुकी है और तो इसमें आज क्या होना चाहिए? आज भारतीय टीम में कोई बदलाव होना ही चाहिए और इसमें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच में इस मैच को तो हर हाल में जीतना होगा। वैसे हार जीत गेम का रेस होता है और मैंने आपको बताया। तो आज क्या होना चाहिए? आज मैं जो समझता हूं कि टीम जो बैटिंग ऑर्डर है, ठीक है, कभी सेटबैक होता है, कभी टीम लड़खड़ा जाती है, आपके पास स्ट्रांग बैटिंग लाइन आती है। हार्दिक पांड्या, संकल्प वर्मा, हार्दिक पांड्या को अभी फिलहाल प्रयोग में लाना नहीं चाहिए। उनके जगह पर हमारे ईशान किशन जो बहुत धाकड़ बल्लेबाज है, उन्हें लाना चाहिए। अश्विन बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं, उन्हें लाना चाहिए। और शार्दुल जो ऑलराउंडर हैं, उन्हें जरूर लाना चाहिए। और टीम को जीतने के उद्देश्य से पूरे मनोबल से आज उतरना चाहिए। मैच 7:30 बजे होता है, लोग देखेंगे और इस मैच में रोमांचक इसलिए होगा, ये मैच भारत को जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल देखिए क्रिकेट में हर देश मजबूत होता जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम को देखिए, नामीबिया की टीम को देखिए, बांग्लादेश की टीम को देखिए। ऐसा नहीं है कि आप ही बहुत मजबूत हैं। तो आपको आगे के टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए सुष्मित नाथ आज बहुत एक्टिव, उन्होंने लिखा है वर्ल्ड कप में
टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ड्यू फैक्टर और स्लो पिच का कॉम्बिनेशन मैच को एक तरफा बनाता रहता है। ये तो क्रिकेट की पुरानी बात है कि ओस होगा तो बॉल स्विंग करेगा और ओस सूख जाएगा तो पिच फ्लैट हो जाएगा। तो ये तो भाग्य की बात है सुस्मित नाथ। मगर मेरा ये कहना है कि टीम में तारतम्य बनाकर उन खिलाड़ियों को भी मौका दे, अनुभवी खिलाड़ी को अपने साथ जरूर रखें, मौका दे जो आपके सामने रन बटोरे, रन को चेस करे और विकेट को तड़ातड़ ले। तो आज आप इस मैच को देखने के लिए तैयार रहेंगे और कामना करेंगे कि भारत की जीत हो। वैसे पाकिस्तान ने अपनी तीनों मैच जीत लिए हैं और न्यूजीलैंड एक मैच हार चुका है। भारत न्यूजीलैंड भारत दोनों के लिए मैच महत्वपूर्ण है। आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं आप लोगों को नोटिस देकर ये प्रोग्राम में कुछ नई नई बातों को बताता हूँ। तो आप हमेशा इसी तरह का प्यार और सहयोग बना रहे। चुनाव, खेल, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों को हम पेश करते हैं आपके सामने हमेशा। और ये महीना नवंबर का है। वैसे कोरोना का भय लोगों के दिल से उतर चुका है। लोगों ने मास्क पहनना भी तकरीबन छोड़ ही दिया है। मगर हमें सचेत रहना है और यह महीना थोड़ा क्रूशियल है आने वाला। अगर यह महीना ठीक से निकल गया तो हम कोरोना पर विजय पाने की तब घोषणा कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर आपका अच्छा से निकल गया तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसको देखकर आप सचेत रहें, सजग रहें, मास्क पहने। इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम विराम देता हूँ। आप लोगों को भी चाय पीने का समय होगा, आपने चाय पी होगी और मैंने भी चाय पी है और चाय पीऊंगा। मगर एक राय मैं मांगना चाहता हूँ आप लोग से, छोटी सी राय, कि आर्यन खान की जमानत पर इतना शोर, इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज, अगर वहीं कोई गरीब का बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके बिल में इतना विलंब क्यों होता है, उसे बिल क्यों नहीं मिलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आर्यन खान पर जो आरोप हैं वो मैं ये नहीं कह सकता कि आरोप सही है या गलत, ये तो जांच का विषय है। मगर जिस तरह से आर्यन खान, ठीक है, वो स्टार के बेटे हैं, मैं मानता हूं, मगर हर बाप के लिए उसका बेटा स्टार होता है। इसीलिए सबको समान ये मिलना चाहिए। और बहुत पब्लिसिटी आर्यन खान की हो रही है, होनी भी चाहिए, मगर मैं कहता हूं कि हर बाप के लिए उसका बेटा स्टार होता है। नमस्कार।